हाँ जी, तो आज का हमारा लेक्चर डे 35 आ गया प्रिपरेशन का, लेक्चर 6 इंडियन सोसाइटी का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म इन इंडिया। देखो, सबसे पहले ये डेफिनेशन समझनी जरूरी है, कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है और सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। हम साथ साथ में इंडियन पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेक्युलरिज्म हम वहां पे भी पढ़ते हैं। पर स्टिल यहाँ पे भी एक बड़ी डेफिनेशंस डिस्कस करना जरूरी है। बाकी ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम इंडियन पॉलिटी के अंदर काफी सारे कवर कर जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, हमेशा अपने आंसर को मिक्सचर मान के चलना कि जहां से जो पॉइंट उठाया जाता है वहां से वो पॉइंट को पिक करना। तो जैसे कि सेक्युलरिज्म, जितनी चीजें हम आपके फंडामेंटल राइट्स या बाकी टॉपिक्स में पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के टाइम, वो चीज़ें सारी यहाँ पे भी यूज़ हो सकती हैं। जब भी आपने किसी एग्जाम्पल या किसी चीज़ को कोट करना है, या कहीं कोई प्रोविजन अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ ऐड करने से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, या इवन टू बी वेरी सिंपल प्रीएम्बल को मेंशन करो, तब भी कहीं पे भी जिसकी भी यूटिलिटी जहाँ पे भी आए उसे वहाँ पे यूज़ ज़रूर करना। अब कम्युनलिज्म जो वर्ड है, देखो इज्म अपने आप में वर्ड पहले तो कहाँ से आता है? इज्म का अपने आप में मतलब हमेशा आइडियोलॉजी से होता है। हम कहीं पे भी इस चीज को पढ़ेंगे, किसी वर्ड के साथ जब भी इज्म वर्ड लग जाएगा, इज्म का मतलब हमेशा आइडियोलॉजी होता है, सोच। तो कम्युनलिज्म अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड मीनिंग वर्ड है। इंडिया के लिए इसका कंटेक्स्ट थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ब्रॉड मीनिंग वर्ड कम्युनलिज्म जो है ना, कम्युनल वर्ड ये कम्यून से आता है। कम्यून का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट एंड रिसोर्सेस। ठीक है। तो कम्यून क्या होता है? कम्यून बेसिकली जब भी हम किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी के साथ हम अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं, अपना कल्चर शेयर करते हैं। ठीक है। तो हम कहते हैं कि हम एक कम्यून में रह रहे हैं। जिस भी आप एरिया में, जिस भी आप लोकेलिटी में रह रहे हो, जिन भी आप लोगों के बीच में रह रहे हो, आप एक कम्यून में रह रहे हो। तो बेसिकली कम्यून किसी भी सेंस में फिर जुड़, बस कम्यून इन जनरल रेफर करता है कि हम जब एक गैदरिंग, एक उसमें रहते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब जिस भी आप ग्रुप में रह रहे हो, ये अपने आप को सुपीरियर ट्रीट करने लग जाए बाकी सबसे। अगर कोई भी ग्रुप होगा, ए ग्रुप मान लो, आप भी इसी ग्रुप में थे मान लो, ठीक है, ए ग्रुप था, आप भी इसी ग्रुप के पार्ट हो। आप सबके सब एक अपने आप को बाकी जितने और कोई ग्रुप्स हैं उनसे ज्यादा सुपीरियर मान रहे हो, तो आप उनके साथ कहीं ना कहीं, ये हमने एनसीईआरटी पॉलिटी के टाइम भी डिस्कस किया था, कि आप डिस्क्रिमिनेशन करने लगोगे। डिस्क्रिमिनेशन करने लगोगे शायद, कोई कमेंट्स पास करने शुरू कर दिए, या कोई भी चीज जब या उनकी प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, कुछ भी करना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं आपके दोनों, ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, दोनों के बीच में गैप बढ़ता जाएगा, डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। एक पॉइंट पे आके कोई ना कोई ग्रुप पहले इनिशिएट कर देगा कि इनके ऊपर हमला कर दो। ठीक है, लेट्स सपोज आप सुपीरियर अपने आप को मान रहे थे, आप इन्हें चिढ़ाते रहे चिढ़ाते रहे चिढ़ाते रहे, एक दिन इनमें से किसी एक ग्रुप मेंबर ने आपके किसी ग्रुप मेंबर पे हमला कर दिया। उसके बाद आपके ग्रुप ने रिटेलिएट किया होगा, फिर उन्होंने रिटेलिएट किया, यही अपने आप में पूरे के पूरे कम्युनल राइट्स हो जाते हैं। तो कम्युनलिज्म यहीं से आता है, जब कोई कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर मानना शुरू कर दे। कम्यून अपने आप में कभी बुरा नहीं होता। कम्यून का तो जनरल सेंस का मतलब ये है कि बस एक साथ लोग रह रहे हैं। कम्युनलिज्म जब अपने आप को बाकियों से बेटर मानना, वो जो फीलिंग जनरेट करता है, वो अपने आप में बुरी है, उसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं। ठीक है। अब ये जो कम्युनलिज्म है, इंडिया के कंटेक्स्ट में कम्युनलिज्म यूजुअली रिलीजन से जुड़ता है। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटी के मुद्दे जब आते हैं, क्योंकि कम्यून से मतलब कम्युनिटी, ये वर्ड कम्युनिटी भी इससे से आया है, कम्युनिटी के मुद्दे यहीं से बने हैं कि कम्युनिटी हमारे यहाँ पे रिलीजन के नाम पे बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने लग जाती है। ठीक है। आम देखो, आम जो सिविलियंस होते हैं, सिविलियंस कम्यून नहीं होता है। ठीक है, जो डाउट आया मेरे पास मैं उस चीज को एड्रेस कर दूं, सॉरी। ठीक है, कि जो
सिविलियंस का मतलब होता है आम नागरिक। हर आम नागरिक को आप कम्यून नहीं कहते। कोई जो लोग एक साथ रह रहे हैं एक सोसाइटी के अंदर, उन्हें आप कम्यून कहोगे। ठीक है। तो आम सिविलियन का मतलब होता है सिविलियन और आपके मिलिट्री पर्सनल्स, ये तो आपकी डेजिग्नेशन है कि आप सिर्फ एक आम नागरिक हो। तो हमारे इंडिया के कंटेक्स में खासकर रिलीजन से जुड़ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कम्युनिटीज रिलीजन के चारों ओर अपने कॉमन इंटरेस्ट और रिसोर्सेज बनाती हैं। टेम्पल्स हो गए, मस्जिद हो गए, ये रिसोर्सेज होगी, वैसे इंटरेस्ट हो गए, कैसे फेस्टिवल्स, कैसी चीजें आप कैसे खाना खाते हो, काफी चीजें हमारी रिलीजन के ऊपर इंडिया के अंदर डिपेंड करती हैं। इसके कारण हमारे यहाँ पे जो कम्युनल सेंटिमेंट्स हैं वो यूजुअली रिलीजन के आसपास ज्यादातर जुड़े हुए हैं। और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे इंडिया के अंदर कई बार कास्ट राइट्स भी हो जाते हैं। कास्ट कास्ट के बेसिस पे भी कई बार राइट्स हो जाते हैं, क्योंकि कई गांव में आज भी बहुत ही, मतलब चाहे हमारे यहाँ पे बैन लग चुका है डिस्क्रिमिनेशन ये सारी चीजों पे, पर कई आज भी इंडिया के अंदर पिछड़े हुए इलाके हैं जहाँ पे आज भी ये डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चल रही है। वहां पे कम्युनिटीज, वहां पे फिर कम्यून कैसे बने हुए हैं कि अपर कास्ट के लोग एक साइड रह रहे होंगे, लोअर कास्ट के एक साइड रह रहे होंगे, और अक्सर कई बार बीच में कोई ग्रे एरिया के अंदर कोई ऐसा इशू हो जाता है कि बस लड़ाई हो जाती है आपस में। इस कारण वो भी एक कम्यून का ही इशू है, वो भी कम्युनलिज्म होता है। पर इंडिया के कंटेक्स में हम खासकर हमारे इंडिया में, क्योंकि जो ज्यादातर चीजें अक्कर होती हैं वो रिलीजन को कंसर्न करती हैं, इसी कारण हम कम्युनलिज्म वर्ड ही रिलीजन से जोड़ के ही इंडिया के अंदर अक्सर पढ़ते हैं। ठीक है। दुनिया भर में इसका कंटेक्स्ट कहीं से भी हो सकता है। जैसे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम जब मार्क्सिज्म की सारी थ्योरी पढ़ते हैं, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट वर्ड भी कम्यून से आया है। एक वर्कर्स की एक सोसाइटी जहां पे हर कोई बराबर होगा, बराबर का दर्जा पॉलिटिकली मिलेगा, इकोनॉमिकली मिलेगा, कम्युनिस्ट वर्ड भी वहीं से, कम्यून से ही आया है। पर वही बात है कि कम्युनिस्ट रिलीजन में विश्वास नहीं करते होते, तो उन्होंने तो वो बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं। पर हमारे यहाँ पे क्योंकि दंगे ही इस बेसिस पे होते हैं, इस कारण हम रिलीजन को खासकर पढ़ते हैं इंडिया के अंदर, कि रिलीजन के बेसिस पे हमारे यहाँ पे दंगे कैसे होते हैं। इसका ओरिजिन बहुत ही पुराना है। ठीक है। देखो ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी समझाई है। ये फर्क कम्युनलिज्म लोगों के अंदर डेवलप ही कब होता है? ये तब होता है जब हम कोई एक जो सिंगल पर्सन है वो अपने आप को एक सिंगल आइडेंटिटी से जोड़ के देखने लग जाए, और वो समझे जो बी है उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट है, और इसकी आइडेंटिटी और ए की आइडेंटिटी आपस में कहीं मेल नहीं खाती। जब तुम ऐसे लोगों को सेग्रीगेट कर पाओगे कि ए मानने की मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है, बी मानने मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है, ए कहे मुझे अपने जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, और बी सोचे कि मुझे अपने जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, बेस्ड ऑन सिंगल आइडेंटिटी, मतलब इन्होंने जिस रिलीजन को बिलोंग करता हूं मैं उन्हीं के साथ ही रहूंगा। अगर ऐसी आइडेंटिटी के साथ लोग अपने आप को जोड़ने लग जाते हैं, यहीं पे कम्युनल फीलिंग्स बढ़ने लग जाती हैं। क्योंकि जब एक सेम रिलीजन के लोग ये सोचने लग जाते हैं कि उनकी इंटरेस्ट भी सेम है। देखो कभी भी जरूरी नहीं होता कि सेम रिलीजन के लोग सेम इंटरेस्ट भी कैरी करें। क्या पता आपकी पॉलिटिकली सोच क्या हो, आपके बाकी कम्युनिटी के साथ आपकी पॉलिटिकली सोच ना मैच करती हो। लेट्स सपोज आप एक गैदरिंग में गए, ठीक है, आप ए हो, किसी भी रिलीजन के थे, आप ए हो, आप किसी गैदरिंग में गए, ये जिस आप गैदरिंग में गए हो यहाँ पे जितने भी आप लोगों से मिल रहे हो सबका रिलीजन यही है। ठीक है। ए रिलीजन ही मान लेते हैं हम, ए पर्सन ये रिलीजन ही है। आप सबने डिस्कशन करनी शुरू की किसी पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर। यहाँ पे दो लोग हैं जिनकी पॉलिटिकल सोच बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में है। यहाँ पे ये जो दो लोग हैं ये मान रहे हैं कि पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और बाकी तुम तीन जो लोग हो तुम्हारी अलग सोच है। तो ये जो आपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं ये अलग आइडेंटिटी है, यानी कि पॉलिटिकली आप अपने आप को अलग जगह देखते हो। लेट्स सपोज ये डिबेट होने लग जाए कि आप राइटिस्ट हो या लेफ्टिस्ट हो। सरकारें अलग अलग टाइप की होती हैं, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। राइटिस्ट हो या लेफ्टिस्ट हो, तो आप लेट्स सपोज आप कहते हो कि मैं राइटिस्ट हूँ, कोई पर्सन कहता है मैं लेफ्टिस्ट हूँ, को
दो को लोग कहते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्योंकि आप एक सिंगल आइडेंटिटी से नहीं जुड़ रहे हो, तो आप सारे कभी भी एक सिंगल ग्रुप में कभी नहीं आ पाओगे। वहीं पे अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं, क्योंकि तुम एक रिलीजन को बिलोंग करते हो, तुम्हारी हर मामले में सोच हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम में कोई फर्क है तो जो तुम्हें बताया जा रहा है बस वो सोच मान लो, और कोई सोच को चाहे इंटरेस्ट पे अगर ले आओ तो कम्युनलिज्म की भावना देगा, क्योंकि ये सेम चीज बी कम्युनिटी में चल रही होगी, तो वो सेपरेटिज्म का यहीं पे क्लॉज पेश कर देगा। ठीक है, उसके बाद यही चीज इन्हें ये भी लगे कि दूसरों के साथ हमारे कोई इंटरेस्ट मिलते नहीं है। ठीक है और रिलीजन, इसी कारण ए और बी रिलीजन आपस में कंपैटिबल ही नहीं है, ये एक साथ रह ही नहीं सकते। जो ओरिजिनली पाकिस्तान बनाने की जो थ्योरी थी वो इसी बेसिस पे तो थी। उन्होंने यही तो बोला कि जो हिंदू और मुस्लिम है वो एक साथ एक लैंड पर रह ही नहीं सकते, और उन्होंने कन्विंस कर डाला अपने सारे लोगों को कि हाँ ऐसा ही है, इसी कारण हमें लड़ना पड़ेगा एक अलग देश बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही इसी फॉर्मेट पे चल के ये सब कुछ किया। ठीक है, और उसके बाद डिवीजन और फाइनली वायलेंस ब्रोक आउट हो जाती है रिलीजन्स के बीच में। तो क्या कम्युनलिज्म हमेशा ही बुरा होता है? जरूरी नहीं है। देखो, कम्युनलिज्म कोई भी रूप ले सकता है। ठीक है, उससे हम अलग अलग डायमेंशन में पढ़ सकते हैं कम्युनलिज्म किस साइड को जा रहा है। देखो, जैसे एसिमिलेशन का, एसिमिलेशनिस्ट, एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है कि तुम एक सिंगल आइडेंटिटी की जगह एक बड़ी आइडेंटिटी को एक कॉमन आइडेंटिटी मान लेते हो। ठीक है, जो आपकी लार्जर आइडेंटिटी है उससे आप प्रमोट करते हो कि ये हमारी सिंगल आइडेंटिटी होगी। कैसे? मतलब जैसे इंडिया के अंदर जो हिंदू मैरिज एक्ट है, जैसे अब हिंदू मैरिज एक्ट हिंदूज को, उसके अलावा जैन, सिख, बुद्ध, ये चारों रिलीजन के लोगों को हिंदू क्लॉज के अंदर ही लेके आता है। हिंदू मैरिज एक्ट ये चारों कम्युनिटी के जो लोग हैं इनकी शादियां, इनके डाइवोर्स, प्रॉपर्टी की सक्सेस है। तो यहाँ पे एक बड़ी कम्युनिटी का क्राइटेरिया मान लिया गया है, तभी इन चारों कम्युनिटीज में डिफरेंसेस फिर कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे यही मान लिया जाता है कि यहाँ पे सारे अलग अलग नहीं है, एक कॉमन ही है और एक साथ मिलके ही रहेंगे, इनके कानून, इनके सब कुछ सेम है। तो ऑब्वियसली एसिमिलेशन, तो कम्युनलिज्म, आप सबको एक सिंगल कम्युनिटी का यहाँ पे सपोज करके चल रहे हो इस एक्ट के अंडर, इसी कारण इसने इन चीजों को जोड़ भी दिया। जहां पे जैन, सिख, बुद्ध और हिंदू में फर्क आ सकता था, इस एक्ट के कारण वो फर्क नहीं आता, वो सारी की सारी कम्युनिटीज अब जुड़ के एक सिंगल कम्युनिटी बन गई जो हिंदू मैरिज एक्ट कवर कर रहा है। ठीक है, सेम जैसे गांधी जी ने, देखो हुआ क्या था मॉडर्न इंडिया में, ये चीज हम पढ़ते भी हैं। 1930s में ना, आपकी अर्ली 1930s में, 31 32 के साल की बात है, आपकी ब्रिटिश ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवानी शुरू की थी। ब्रिटिश ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्यों करवा रहे थे? ताकि अगला इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या हो सकता है, मतलब अगला इंडिया के लिए क्या कानून बनाए जाएं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए जाए, वो सब कुछ डिस्कस कर सके इंडियंस को पहली बारी। राउंड टेबल का मतलब है पहली बारी बराबर बैठा के। अब यहाँ पे हुआ क्या था, 1932 में आपके जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने बोला था कि हम जो इंडिया के अंदर अनटचेबल्स थे, जो अनटचेबल्स की कम्युनिटीज थी, दलित की कम्युनिटी जो थी, उन्हें भी हम कम्युनल अवार्ड दे देंगे। कम्युनल अवार्ड का क्या मतलब था? कम्युनल अवार्ड का मतलब था कि उन्हें भी अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट पेश कर देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या कंसेप्ट था? देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, और तब से लेके इंडिया के अंदर इसने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब 1932 में जाके ब्रिटिश इसे एक कदम और आगे जाना चाहते थे, जहां पे अब वो हिंदू कम्युनिटी को अंदर से भी दो हिस्सों में तोड़ देना चाहते थे। ठीक है, अनटचेबल्स और बाकी सबको दो कम्युनिटीज में तोड़ देना चाहते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि देखो, कॉन्स्टिट्यूएंसी तो रिजर्व होती है,
पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अब जो इलेक्शन में भी खड़े होंगे वो उस कम्युनिटी से होंगे जिसके लिए रिजर्व्ड है, प्लस वोट भी वही कम्युनिटी के लोग डालेंगे जिनके लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हुई है, बाकी सारे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रहने वाले नहीं वोट डालेंगे। आज भी देखो रिजर्वेशन हमारे एग्जिस्ट करती है, पर रिजर्वेशन में क्या होता है, इलेक्शन जो सीट है वो रिजर्व होती है, पर वोट सारे डालते हैं, तो अपील सबको करनी पड़ती है। इस कारण कहीं ना कहीं कम्युनिटी में डिवीजन रुक जाती है। यहाँ पे जब आपने एक ही कम्युनिटी के लोगों के लिए रिजर्वेशन कर दिया और उन्हें ही बोला है कि आपके लोग को नहीं वोट डालनी है, तो ऑब्वियसली वो तो भड़काऊ भाषण देंगे ही देंगे। तो ये चीज के खिलाफ गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी थी पूना जेल में, ठीक है, पूना की जेल में बंद थे वो उस टाइम। और फिर जो फाइनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पैक्ट साइन हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके चलते हुए रिजर्वेशन ऑफर की गई और ये डिवीजन बंद कर दी गई, ठीक है। तो ये एसिमिलेशन के गांधी जी ने कहा कि देखो हिंदू कम्युनिटी का पार्ट ही रहने दो, ऐसे अलग आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश ना करो, ये और ज्यादा कम्युनिटी को तोड़ेगा ही, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से बता दूं कि कम्युनल अवार्ड, इसे भी इसीलिए ही कम्युनल कहते हैं, कम्युनल का मतलब ही कम्यून से आया है। कम्युनिटी कुछ भी हो सकती है, पर कुछ भी किसी कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। वेलफेयरिस्ट, देखो कम्युनलिज्म हमेशा बुरा नहीं होता। जब आप अपनी कम्युनिटी के बारे सोच रहे हो, आप अपनी कम्युनिटी की फिक्र कर रहे हो, लोगों में ये भी होता है कि शायद वो सारी कम्युनिटी एक साथ इकट्ठे होके अपने खुद की वेलबींग, जैसे एजुकेशन के लिए, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड लिविंग, ये सारी चीजों के लिए भी वो कोई ना कोई प्रोग्राम शुरू कर दें, जिसके कारण ओवरऑल उस कम्युनिटी की डेवलपमेंट होने लग जाए। देखो बाकी कम्युनिटीज के बारे चाहे वो नहीं सोच रहे, पर हर कम्युनिटी के पास अपना खुद का तो हक है ना कि हम अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए काम कर सकें। जैसे इंडिया के अंदर जो पारसी कम्युनिटी है वो इस चीज के लिए बहुत अच्छे से मानी जाती है। पारसी कम्युनिटी अपनी जनरेशन्स के लिए फ्री हॉस्टल्स, फ्री एजुकेशन, फ्री मील्स, सब कुछ ऑर्गेनाइज करवाती है, तभी पारसी कम्युनिटी इतनी ज्यादा इवॉल्व है इंडिया के अंदर। तो अपने खुद की कम्युनिटी का ध्यान रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर ऑब्वियसली इसके कारण कम्युनल सेंटिमेंट्स, क्योंकि बाकियों का आप ध्यान नहीं रख रहे हो, अपनी कम्युनिटी का रख रहे हो, ये कम्युनल फीलिंग है। पर ये हमेशा नेगेटिव नहीं होती कि दूसरों को बुरा करके ही अपना अच्छा करना है। कई बार सिर्फ तुम ये सोच रहे होते हो कि हम अपना कैसे बेटर कर लें, इसलिए भी तुम कम्युनल हो सकते हो, ठीक है। पर उसमें चलते हुए मतलब तुम्हारा क्राइटेरिया सिर्फ एक सिंगल कम्युनिटी को लेके है, तो वो वेलफेयरिज्म भी हो सकता है। रिट्रीटिज्म, रिट्रीटिज्म का मतलब होता है, देखो कई बार कम्युनिटी को ये लग सकता है, कोई छोटा सा ग्रुप है, कम्युनिटी है, उसे ये लग सकता है कि देखो हमारी पॉलिटिक्स में कोई सुनता ही नहीं है, वो बिल्कुल ही रिट्रीट कर सकते हैं कि हमने अब पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज और इंडिया के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज रही हैं, उनके अंदर ये रिट्रीटिज्म दिखा है, जब उन्हें लगा कि पॉलिटिक्स में उनकी सुनी ही नहीं जाती, पेट करने का, वोट डालने का, हर चीज से ही बैकआउट करने का सोच लिया कि हमने इस चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करना। रिटालिएटरी, कई बार क्या होता है, लोगों को जब ये महसूस होता है कि हमारा ध्यान नहीं रखा जाता या हमारी कम्युनिटी का वेलफेयर नहीं देखा जाता, वो रिटालिएट, वो वायलेंस पे भी उतर सकते हैं, दूसरी कम्युनिटी के मेंबर्स को मार भी सकते हैं, हार्म भी कर सकते हैं, अगर उन्हें लगे कि हमारी कम्युनिटी के साथ अच्छा नहीं व्यवहार होता। सेपरेटिस्ट, कई बार क्या होता है कि यही फीलिंग्स आपकी ये इस चीज को आगे जनरेट करवा देती हैं कि हम शायद इस जगह को बिलोंग ही नहीं करते हैं। सेपरेटिस्ट अभी अ, इन्होंने अलग देश नहीं मांगा, ये सिर्फ अगर लेट्स सपोज कोई एक बहुत बड़ी स्टेट थी, कोई एक स्टेट के अंदर एक छोटी सी कम्युनिटी रहती है, एग्जाम्पल मान लेते हैं कर्नाटका का, वहां पे एक टुल्लू लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी रहती है, लैंग्वेज के बेस पे मैं बताता हूँ। बाकी सारा का सारा कर्नाटका कन्नड़ बोलता है, मतलब मेजोरिटी, सारा नहीं बोलता ऑब्वियसली। कन्नड़ मेजर लैंग्वेज है कर्नाटका की, टुल्लू एक छोटी सी लैंग्वेज है वहां पे। अब अगर इस टुल्लू कम्युनिटी को महसूस होता है कि देखो हमारी तो इस पूरी स्टेट में सुनी नहीं जाती, हमारी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं की जाती, हमारा तो कल्चर खत्म होता जा रहा है, ये शायद अलग स्टेट की डिमांड करने लग जाएं,
कि हमारा ही अलग स्टेट बना दो, हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते। ठीक है, जैसे गोरखास वेस्ट बंगाल से डिमांड कर रहे हैं, ऐसी सारी चीजें। लास्ट चीज होती है सेसेशनिस्ट, जब लोगों को महसूस होता है कि ये देश ही शायद हमारी नहीं सुन रहा है और वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल ही इस देश से ही अलग होकर एक नया देश बना लें। जैसे पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट 1980s में बहुत ज्यादा एक्टिव थी, 80s और 90s में। ठीक है, तो ये सारी सेसेशन इसी साइड पे घूम रही है। और अब पंजाब में मूवमेंट नहीं है, अभी ये बाहर ही है। ठीक है, तो पंजाब में इसका कोई एक्टिव नहीं है, पर वही बात है कि एक टाइम पे बहुत ज्यादा, तो वहां पे एक अलग देश बनाने की जो बातें आ गई थी, ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्री इंडिपेंडेंस के कुछ इंसिडेंसेस, जहां पे देखो हमारे प्री इंडिपेंडेंस हम कहाँ पे, ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहाँ काम कर रही थी। देखो इसे हम ट्रेस करते हैं 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट के टाइम जो ज्यादातर लोगों ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था ना, वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे। इसके कारण क्या हुआ कि जब रिवोल्ट खत्म हुआ, ब्रिटिशर्स ने उठा के ये सारा ब्लेम मुस्लिम्स के ऊपर ही लगा दिया कि मुस्लिम्स ही इंडिया के अंदर ये बगावत करना चाहते थे और यही एक्चुअली इस सारी चीज के जिम्मेदार है। तो इसके चलते हुए ब्रिटिश ने एक पॉलिसी अपना ली थी, जहां पे उन्होंने बाकी कम्युनिटीज को सपोर्ट करना ज्यादा बढ़ा दिया और मुस्लिम्स को बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब जब मुस्लिम्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर फर्क आने लगा, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी ज्यादा वेल एजुकेटेड थी, उन्हें जॉब ज्यादा बेटर मिल रहे थे, उन्हें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बेटर थी, वो ज्यादातर कम्युनिटी एडवांस होती गई। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था मुस्लिम्स को, पर उनके वहां पे स्लो था। तो ज्यादातर 90% कम्युनिटी पिछड़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंस आपके यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपके हिंदूज धीरे धीरे जैसे जैसे लिटरेट हुए, उन्होंने अपनी डिमांड्स रखना शुरू की। देखो वहां से बहुत सारे हिंदूज आपके लंदन हिंदुस्तान गए, उन्होंने वहां पे फैसिलिटीज देखी, वो सेम चीजें वो इंडिया के अंदर डिमांड करने लगे। इसके कारण अब ब्रिटिश बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे, क्योंकि देखो वो पढ़ाना तो चाहते थे, पर वो सिर्फ इसलिए पढ़ाना चाहते थे ना कि ताकि इंडिया के अंदर क्लर्क्स तैयार कर सकें। वो एक्चुअली थोड़ी इंडिया के अंदर किसी को लिटरेट करना चाहते थे और इंडिया को इवॉल्व करना चाहते थे। पर अब ये लोग वही फैसिलिटीज जो ब्रिटेन में है, वही फैसिलिटीज इंडिया के अंदर डिमांड करने लग गए हैं। तो यहाँ पे आपके ब्रिटिश ने अब धीरे धीरे मुस्लिम्स की तरफ दोबारा से टर्न करना शुरू किया कि अब मुस्लिम्स को भड़काया जाए। कि मुस्लिम्स के पास गए, उन्हें बोलना शुरू किया कि देखो ये लोग आगे निकल गए, इनकी कॉन्स्पिरेसी थी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बस तुम हमारी साइड रहना। अब इसके कारण एक डिवाइड पैदा करना शुरू कर दिया हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। इसके एक बहुत बड़े जो उनके एम्बेसडर बने सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ये आपके मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट नेशनलिस्ट भी थे, इन्होंने मुस्लिम्स का कॉज काफी ज्यादा रेस किया। ऑब्वियसली ब्रिटिश ने इन्हें रज रज के प्रमोट भी किया, पर बात यही थी, यही ये वो पर्सन है जिन्हें क्रेडिट किया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी कि हिंदू और मुस्लिम एक देश में नहीं रह सकते, इनके लिए अलग देश बनाना पड़ेगा। तो सर सैयद अहमद खान की ये पूरी की पूरी थ्योरी और फिलोसफी ये थी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, पर धीरे धीरे ऑब्वियसली जब उन्होंने देखा कि उनकी कम्युनिटी में फर्क है, ब्रिटिश ने उन्हें और भड़काया कि ये फर्क क्यों है, तो धीरे धीरे उनके मन में ये आने लग गया कि शायद हम हिंदूज के साथ रह ही ना पाए। और यही एक अर्ली सीड्स थे पाकिस्तान के। उसके बाद इसे और ज्यादा थोड़ी सी हवा मिली जब आर्य समाज ने ना आपके आज के जो अब पाकिस्तान बन चुका है, अब जो पंजाब पहले होता था अनडिवाइडेड पंजाब, उस साइड पे आपके आर्य वर्ड दोबारा से कन्वर्ट करके हिंदुइज्म में लाया जा रहा था। ठीक है, जो कन्वर्टेड हिंदूज थे उन्हें दोबारा से हिंदुइज्म के अंदर जो ये शुरू किया गया, पर ऑब्वियसली बहुत सारे फोर्स्ड इवेंट्स भी थे। अब शायद कोई नहीं भी वापस आना चाहता हो, तो ये मूवमेंट्स के कारण डर बैठने लगा मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर और ज्यादा कि शायद हम अब टारगेट किए जाएं।
इसके चलते हुए जैसे और भी जगहों पे धीरे धीरे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं उन्हें और ज्यादा हवा मिलने लगी, उन्हें और ज्यादा लोग दिलचस्पी से सुनने लगे। इसी के चलते हुए जो आज बांग्लादेश है, वहां के ढाका के अंदर मुस्लिम लीग बनी 1906 में। ठीक है। उसके खिलाफ 1910 में ऑल इंडिया हिंदू कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इलाहाबाद में। ठीक है, जहां पे सारी हिंदू पार्टीज जो हैं, सारे हिंदू लीडर्स वो इकट्ठे हुए कि हिंदूज की बात आगे कैसे रखी जाए। अब मुस्लिम्स की बात, जब से मुस्लिम लीग बनी थी, सरकार मुस्लिम लीग की बातें अलग से सुनती थी। ठीक है, तो सरकार का तो एक खास पर्पस था कि हम किस तरीके से और ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं। तभी तो 1909 में आपको मैंने बताया सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू हुआ था मुस्लिम्स के लिए। तो अगर मैं इस इवेंट को भी यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, तो इसके बाद ही हिंदू लीडर्स को भी लगा कि हमें भी अपनी कम्युनिटी के लिए अलग से डिमांड करनी चाहिए। तो एक साइड पे ये डिवीजन हो रही थी, दूसरी साइड पे ये डिवीजन शुरू हो रही थी। हिंदू महासभा अमृतसर में बनी 1914 में, जिसने हिंदूज के लिए और ज्यादा बातें रेस करना शुरू किया। मोपला रिबेलियन रिसेंटली आपके पेपरों में बहुत बारी न्यूज़पेपर्स में कंट्रोवर्सी में रह चुकी है। मोपला रिबेलियन आज के केरला के इलाके में हुआ था। यहाँ पे हुआ क्या था, देखो, ये रिबेलियन ओरिजिन इसका माना जाता है कि एग्रीगेट क्राइसिस ही था, एग्रीकल्चर का क्राइसिस, उसके खिलाफ किसान खड़े हुए थे। पर प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई, ज्यादातर जो यहाँ पे किसान थे वो मुस्लिम थे, जो यहाँ पे ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स थे वो हिंदू थे। अब जब किसानों ने जमींदारों और मनी लेंडर्स के खिलाफ लड़ाई शुरू की, तो वो सारे हिंदू थे, तो ऑब्वियसली ज्यादातर वो हिंदू थे, तो उनके खिलाफ जब हमला किया तो वो इस तरीके से दिखा जैसे मुस्लिम कम्युनिटी ने हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हमला कर दिया, फिर हिंदू कम्युनिटी ने भी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर हमला किया। इसके कारण कम्युनल रायट्स पूरी तरीके से फैल गए थे ऑब्वियसली, पर किसान ज्यादा थे, तो इसलिए ये रिसेंट टाइम में कंट्रोवर्सी में रहता है कि इसे हम एग्रीकल्चर क्राइसिस माने या आपका कम्युनल राइट्स माने, क्योंकि किसी एक साइड अगर फिक्स करने को आए तो एक कोई फिक्स इसका कैटेगरी नहीं बनानी मुश्किल है। क्योंकि एक टाइम पे एग्रीकल्चर मुद्दा हट ही गया था और हिंदू मुस्लिम राइटी बन गए थे। उसके बाद यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आर आई आना था, आई पहले लिखा गया, यहाँ पे आर आई होना है। हाँ, 1937 के जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर मुस्लिम लीग इंडिया के ज्यादातर एरिया से इलेक्शन हार गई। इससे मोहम्मद अली जिन्ना को समझ आ गया था कि मैं इस पॉलिटिक्स में शायद बच ही ना पाऊं, जिंदा रह ही ना पाऊं, ठीक है, क्योंकि मेरा तो पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाएगा। वहां से जिन्ना ने और ज्यादा डिमांड बढ़ा दी कि मुझे पाकिस्तान चाहिए चाहिए। और 1939 में वर्ल्ड वॉर टू छिड़ गई थी। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था, उसमें उन्होंने डिमांड की थी पाकिट की लड़ाई शुरू करती थी। ठीक है। अब इससे बाद पोस्ट पार्टीशन अगर बात करें कि हमारी पार्टीशन होगी उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या क्या इश्यूज रहे हैं, वो सारी चीजों के बारे में बात करें हम तो सबसे पहले है पार्टीशन ऑफ इंडिया। देखो, जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बाद क्योंकि काफी टाइम चलता रहा, हमारे यहाँ पे ब्रिटिश ने बहुत ही सडनली, देखो हमें ना ओरिजिनली इंडिपेंडेंस 1948 में मिलनी थी 47 की जगह, पर ब्रिटिश ने एक साल पहले ही, क्योंकि उनसे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, ठीक है, ऑब्वियसली ब्रिटिश एम्पायर क्रम्बल कर रहा था और इंडिया के जो इन्होंने हालात पैदा कर दिए थे और उसके चलते हुए जो कम्युनल हालात इंडिया में पैदा होते जा रहे थे, उसके ऊपर आर्मी के अंदर रिवोल्ट्स होते जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने जल्दी पैकअप करके जाने का सोच लिया। अब जब हमारी पार्टीशन आई, सडन पार्टीशन आई, इसके कारण क्या था, अभी बाउंड्रीज तक क्लियर नहीं थी कि इंडिया पाकिस्तान कहाँ बनेंगे। ठीक है, इंडिया के एक तरीके से तीन हिस्से हो रहे थे। ठीक है, तीन हिस्से मतलब पाकिस्तान दो साइड पे बन रहा था इंडिया के। ये इंडिया है,
ठीक है, यहाँ पे जो आज बांग्लादेश है, इसे कहते हैं, तब इसे कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, ये बनना था, और यहाँ पे बनना था वेस्ट पाकिस्तान। तो इंडिया के दोनों साइड पे पाकिस्तान बनना था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पंजाब, सिंध और ये सारे एरिया से इंडिया की साइड आ रहे थे, और यहाँ से वापस कई मुस्लिम्स पाकिस्तान मूव आउट कर रहे थे। और सेम चीज यहाँ पे हो रही थी कि हिंदूज इंडिया के अंदर और मुस्लिम्स आपके बांग्लादेश जो बन चुका है उस साइड को मूव आउट कर रहे थे। अब ये सारी चीजों के चलते हुए बीच में बहुत सारी जगहों पे आपके कम्युनल राइट्स बहुत बड़े स्केल पे छिड़ते गए। बहुत सारी ट्रेन्स के अंदर लाखों लोग मार डाले गए। जब भी ट्रेन वहां लेट्स वो लाहौर से चली तो यहाँ पहुंचते हुए, यहाँ से चली वहां पहुंचते हुए लाशों से भरी हुई ट्रेन जाती थी, क्योंकि सबको मार डाला जाता था। ये जो आपके राइट्स हुए, ये इंडिया के अंदर सबसे पहले, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर सबसे पहले लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स थे। ठीक है, राइट इंडिपेंडेंस से थोड़ा टाइम पहले ही होने शुरू हो गए थे। यूपी बिहार ये एरिया, यूपी में यूनाइटेड प्रोविंस होता तब गांधी जी तभी वहां पे इतना ज्यादा घूम फिर रहे थे, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े स्केल पे आपके दंगे भड़के हुए थे। ठीक है, 1960s में भी आपके दंगे भड़के। देखो जो आज आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल ये सारा एरिया है, यहाँ पे जो अब हिंदूज इस साइड से, बांग्लादेश की साइड से यहाँ पे मूव किए थे 60s में, मतलब ईस्ट पाकिस्तान से, उन सबको यहाँ पे रीसेटल किया जा रहा था। अब उन्हें नई जगहें, नई जमीन, नए घर सब कुछ अलॉट किए जा रहे थे। पर वहां पे जो रहने वाली मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे इन्हें इसलिए सेटल डाउन किया जा रहा है ताकि हमारी जो कम्युनिटी की यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो कमजोर हो जाए, कि हिंदू कम्युनिटी भी आगे, मुस्लिम भी आगे मिक्स होगी, कि हमारी कम्युनिटी को मिक्स बनाया जा रहा है जानबूझ के। इसके कारण वहां पे दंगे इस चीज को लेके भड़क गए थे। ठीक है, फिर 1969 में अहमदाबाद राइट्स हुए थे, जब आपके जनसंघ ने मुस्लिम्स के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया था कि सारे इंडिया के मुस्लिम्स को इंडियनाइज करने वाला है, उन्हें इंडियन कल्चर में तैयार करने वाला है। तो ऑब्वियसली कोई किसी भी कम्युनिटी को ये चीज पसंद नहीं आएगी कि हमें स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। तो आपके 1969 में से दंगे भड़क गए थे। 1983 में अस्साम के अंदर बहुत बड़े स्केल पे राइट्स हुए थे। देखो हुआ क्या था 1983 में, बाद में तभी आपकी अस्साम अकॉर्ड भी हुई थी। आपके 60s और अर्ली 70s में जब आपके ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, देखो हुआ क्या था, वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अब ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपका पंजाबी कल्चर बंगाली कल्चर के ऊपर एक तरीके से डोमिनेशन करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे लोगों ने हथियार उठा लिए थे और इंडिया सपोर्ट कर रहा था उन्हें। बहुत सारे लोग ईस्ट पाकिस्तान में, जो वहां की जो पाकिस्तानी आर्मी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जुल्म ढा रही थी इसके खिलाफ, उससे बचने के लिए वो इंडिया के अंदर भाग के आ गए। असम जो ऊपर स्टेट पड़ती है उस साइड को भाग भाग के आ गए। अब जब ये लोग असम में आए थे तो सारे ये इलीगल इमिग्रेंट ही। पर आपकी इंदिरा गांधी ने 1983 के इलेक्शन में 4 मिलियन यानी कि 40 लाख बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को राइट टू वोट दे दिया था। असम के अंदर ही बहुत बड़ी भावना थी कि आउटसाइडर्स को यहाँ पे रहने भी नहीं देना, आप वोटिंग राइट क्यों दे रहे हो। इसके चलते हुए वहां पे स्टूडेंट्स सबसे पहले सड़कों पे उतरे थे, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, और बहुत बड़े स्केल पे आपके दंगे भड़क गए थे। नेक्स्ट ऐसे ही 1984 में जब आपकी इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हो गई थी, पहले गोल्डन टेम्पल पे ऑपरेशन कैरी आउट किया गया, उसके रिटेलिएशन में इंदिरा गांधी की असैसिनेशन जो हुई 1984 में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इस एरिया में सिखों के खिलाफ आपके बहुत बड़े स्केल पे राइट्स भड़क गए थे। 4,000 के करीब सिख, जो गवर्नमेंट की काउंटिंग है, 4,000 के करीब सिख जो थे वो इस दंगों में मारे गए थे। ठीक है, उसके बाद बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की कंट्रोवर्सी बहुत बहुत बारी आपके सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला। 1992 फाइनली जाके उसकी सेटलमेंट हुई। ठीक है, हाँ, मंदिर को फेवर में कि वहां मंदिर बनाया जाए, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में। अब तो हो गया टाइम, अब तो मंदिर भी कंप्लीशन है। तो ये जो आपकी सारी की सारी कंट्रोवर्सी थी, इसके कारण भी आपके उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जगहों पे आपके दंगे भड़के थे।
क्योंकि बाबरी मस्जिद, मुस्लिम्स को लगा हमारा एक ट्रेडिशनल मॉन्यूमेंट तोड़ा जा रहा है, हिंदूज को लगा कि क्योंकि हिंदूज कह रहे थे ये हमारा टेम्पल है, यहाँ पे ट्रेडिशनली वर्शिप हम करते भी रहे, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी, चाहे वहाँ मस्जिद भी बन गया उसके बाद भी वहाँ पे छोटा सा अंदर टेम्पल एग्जिस्ट करता था जहाँ पे वर्शिप चलती थी, बाद में बंद करवा दी गई। तो वो कहते थे यहाँ पे ओरिजिनली टेम्पल ही राम जन्मभूमि का ही था, उसके ऊपर ये बनाई गई है मस्जिद। तो वो सारी कंट्रोवर्सी जो थी उसके चलते हुए काफी बड़े स्केल पे दंगे हुए थे और बहुत ही हॉट टॉपिक बना रहा। गुजरात के अंदर 2002 में बहुत बड़े स्केल पे राइट्स हुए थे जब सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गई थी। इसका मेन कारण था जो आपकी गोधरा में एक ट्रेन खड़ी थी आपके हिंदू पिलग्रिमेज को ले जाने के लिए, उस ट्रेन को आग लगा दी गई थी और इसके चलते हुए मतलब बॉम्ब लगा दिया गया था, उड़ा दी गई थी। उसके रिटेलिएशन में आपके बहुत सारे हिंदू जो वहां पे सेक्ट्स थे उन्होंने फिर मुस्लिम्स को अटैक करना शुरू किया था। तो इस कारण पहले हिंदू पिलग्रिमेज ट्रेन के ऊपर अटैक हुआ और फिर बहुत सारी मुस्लिम सेटलमेंट्स के ऊपर अटैक हुए। लास्ट आपके 2020 में जब, अगर आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया विजिट कर रहे थे तब दिल्ली राइट, दिल्ली के अंदर ही दंगे भी भड़के हुए थे। हुआ क्या था, सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपका पास हुआ था, उसके खिलाफ आपके दंगे के इस टाइम पे बहुत सारे प्रोटेस्टर्स आपके सड़कों के ऊपर बैठे हुए थे, वो खासकर मुस्लिम कम्युनिटीज से थे क्योंकि कागज दिखाने ये सारी बातें चल रही थी तब। और इसी के चलते हुए कुछ पॉलिटिशियन ने बयान दिया कि सड़कों को खाली करवाया जाए नहीं तो गोली मार देंगे, ये सब कुछ। और जब उन्होंने उस गलियों में निकल के, जब पुलिस नहीं खाली करवा पाई तो खुद गलियों में निकलने शुरू हो गए, तो हिंदू मुस्लिम सेक्ट्स जब एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गए तो पत्थरबाजी, गोलियां, काफी कुछ चला और बहुत बड़े स्केल पे दंगे भड़के थे। ठीक है। अब फैक्टर्स क्या है जिसके कारण कम्युनल वायलेंस इंडिया में होती है, कभी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए क्या फैक्टर्स हैं। देखो, डिवाइसिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स अक्सर ही दरारें पैदा कर देती है आपस में, इलेक्शन जीतने के लिए, कुछ भी जीतने के लिए, तो कई बार पॉलिटिशियंस आपस में ऐसी बातें कर लेते हैं। इकोनॉमिक कॉजेस, कई बार अगर कम्युनिटीज का महसूस हो कि कोई हमसे ज्यादा बेटर कर रहा है, ठीक है, या हमें वो प्रिविलेजेस नहीं मिल रही हैं, तो इकोनॉमिक कॉजेस भी आपके कम्युनल फैक्टर का कारण बन सकता है। ठीक है। हिस्ट्री हमेशा एक रोल प्ले करती है कि देखो, जैसा ये हमेशा ऐसी चीज मानी जाती है कि जहां पे पहले कम्युनल राइट्स हुए हैं ना, वहां पे हमेशा चांसेस रहते हैं कि रीअक्रेंस हो सकती है दोबारा से कम्युनल राइट्स की। ऐसी जगहों पे पुलिस हमेशा ज्यादा सेंसिटिव रहती है क्योंकि बहुत हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि पुराने सेंटीमेंट, देखो ऐसा हो सकता है पुराने जब दंगे हुए थे किसी परिवार के कुछ लोग मर गए, उस परिवार के मन में अभी भी शायद बिटरनेस हो, और जब अगली बारी दंगे हो ना वो बहुत रज के पार्टिसिपेट करें उन दंगों में। इस कारण, और जरूरी नहीं है हर कोई करेगा, पर ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि पिछली बारी उन्होंने बहुत किया था, इस बारी हम बहुत करेंगे। तो इस कारण वहां इस बैंड, देखो कई बारी किसी एक कम्युनिटी, एक पार्टी को खुश करने के लिए ज्यादा ही पॉलिटिशियंस एक्साइटेड रहते हैं। उसके कारण क्या हो सकता है कि दूसरी कम्युनिटी को महसूस हो सकता है कि ये तो उनकी तरफ ही ध्यान देते हैं, हमारी तरफ तो देते नहीं है, तो वो रिटेलिएट भी कर सकते हैं इन चीजों को लेके। तो बहुत ही बैलेंस्ड होनी चाहिए पॉलिटिक्स। वही इंसुलेशन और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और मुस्लिम कम्युनिटी, सी ये आपकी बहुत सारी कम्युनिटी कमीशंस ने भी नोट डाउन किया है मुस्लिम कम्युनिटीज को लेके खासकर। देखो हुआ क्या है, ब्रिटिश के टाइम से ही मुस्लिम कम्युनिटीज ट्रेडिशनली ना बैकवर्ड हो चुकी है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट जो आपकी कमीशन ने पॉइंट आउट की हैं, उनके अंदर भी चीजों को खासकर नोट डाउन किया गया है कि आपके इंडिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी की वैसी ही इकोनॉमिक हालात हैं जैसे आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हैं। तो उन्हें भी मतलब कई कम्युनिटीज कमीशंस ने, गवर्नमेंट कमीशंस ने ये पॉइंट आउट किया और ये चीज बोली है कि फिर उन्हें भी बराबर की प्रोटेक्शन देने की जरूरत है ताकि उनकी भी इतनी एडवांसमेंट हो सके, नहीं तो वो भी आपके पिछड़ी हुई कम्युनिटीज में ही शामिल होते जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से
साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हमेशा रोल प्ले कर सकता है। सी आपस में कितना ट्रस्ट है दो कम्युनिटीज के अंदर, वो एक दूसरे को किस तरीके से देखती हैं, कितना थ्रेट, कितना हरासमेंट, कितनी फियर है। किसी के मन में अगर कोई खतरा है या उन्हें कोई हरासमेंट लगातार महसूस होती है, कभी ना कभी वो रिटालिएट कर सकते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि देखो आपके आजकल जो न्यूज मीडिया है वो ढंग से न्यूज नहीं चलाते। टीआरपी सबसे बड़ा फैक्टर है कि टीआरपी होनी चाहिए। टीआरपी के लिए एक ज्यादा मसाला हवा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को एक्साइटिंग हमेशा र्यूमर ज्यादा लगते हैं। अगर र्यूमर फैलाओगे वो जल्दी फैलेंगे, ठीक है। और वो सेम चीज सोशल मीडिया के साथ है। जब भी र्यूमर फैलता है वो हमेशा एजुकेशन के मैसेज से हमेशा ज्यादा तेज फैलता है। तो इसी कारण इस तरीके से ये चीजें काम कर सकती हैं। अब कम्युनल वायलेंस के क्या फीचर्स होते हैं? कम्युनल वायलेंस जब अकर होती है तब क्या होता है, देखो हाँ, ये हमेशा किसी ना किसी कम्युनिटीज के खिलाफ ही होगा। ये इन जनरल पूरी सोसाइटी या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं होता ऐसा। इसी कारण अगर कोई किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करता है, जरूरी नहीं है कि वो टारगेट बने। शायद कोलेटरल डैमेज जरूर हो सकता है कि बंदा वहां पे गलत जगह प्रेजेंट था, पर अगर लोगों को पता है कि ये उस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता तो उसके ऊपर टारगेट भी नहीं बनेगा, चाहे वो रहता उसी इलाके में हो। जस्ट बिकॉज पहले वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की तरफ ही डायरेक्टेड होती है कम्युनल वायलेंस जब भी होती है, ठीक है। ये हमेशा अनरिस्ट्रेन्ड होती है, यानी कि कोई इसके ऊपर फिर कंट्रोल नहीं होता कि किस लिमिट तक वायलेंस करनी है। अगर एक पर ये शुरू हो गई तभी सारी फोर्स कॉल इन करनी पड़ती है, क्योंकि पता ही नहीं होता किस स्केल तक दंगे भड़की जाएंगे। हाई डिग्री ऑफ कोहिजन हुई होती है। हाई डिग्री ऑफ कोहिजन का मतलब है एक दूसरे के साथ लगातार बहुत टकराव बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा। पोलराइजेशन का मतलब है दोनों कम्युनिटीज अपने आप को बहुत ही अलग देख रही हैं और वो एक साथ रहना नहीं चाह रही हैं। बहुत ही स्मॉल पॉकेट्स में होता है, जोग्राफिकली स्प्रेड नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक इंडिया, एक स्टेट या एक, कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे शहर में भी नहीं हो रहा होता। जैसे जो दिल्ली राइट्स थे, दिल्ली के सिर्फ ईस्टर्न साइड पे राइट्स हो रहे थे, बाकी दिल्ली सारा नॉर्मल था, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मॉल पॉकेट्स के अंदर होते हैं जहां पे स्पेसिफिकली ये सेंटीमेंट जनरेट हो रहे हैं। सारी जगह पे ये भड़के जरूरी नहीं है, ठीक है। ये इसलिए होते हैं क्योंकि डाउट कम्युनिटीज के बीच में रेकरेंस के चांसेस बहुत हाई होते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल बहुत ज्यादा ट्रिगर पॉइंट का कॉज बन सकते हैं, ठीक है। इसी कारण जब भी किसी कम्युनिटी के जो भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, एक कारण ये भी होता है कि सिक्योरिटी इतनी हाई कर दी जाती है। क्योंकि जब एक स्पेसिफिक एक कम्युनिटी का फेस्टिवल है, ऐसा हो सकता है कि दूसरी कम्युनिटी ऑफेंस लेके कोई ना कोई हमला कर दे, और या उस कम्युनिटी के अंदर कोई भड़काऊ बातें चल रही है और दूसरी कम्युनिटी तक पहुंच गई, दोनों आपस में मतलब कोई भी मुद्दा बन सकता है कि लड़ पड़े वो। इस कारण रिलीजियस फेस्टिवल्स के टाइम बहुत ही हाई टेंशन का माहौल बना रहता है, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स एक सेकुलर सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? देखो हम सेकुलर सोसाइटी कैसे बना सकते हैं। सेकुलर सोसाइटी वो होगी जहां पे रिलीजन कभी भी एक सबसे प्राइमरी मुद्दा नहीं होगा। रिलीजन मेन मुद्दा हो सकता है पर प्राइमरी मुद्दा नहीं होगा। ये सबसे प्राइमरी ये चीज नहीं होगी, ठीक है। ये कैसे हम बना सकते हैं? इसके तीन है। हम हमेशा एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी बनाए, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हो, बहुत सारे कल्चर हो, और हम प्लूरलिज्म को सेलिब्रेट करें। आपस में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें सेलिब्रेट करें इंस्टेड कि उन्हें डिफरेंसेस मानने, ठीक है। अगर किसी का फेस्टिवल है हम भी शामिल हो, ठीक है। कोई और चीज है, एक साथ मिलकर रहेंगे, कम्युनिटी उतनी ज्यादा जुड़ी रहेगी। रैशनल अप्रोच, हर चीज को फैक्ट्स के साथ सोच के चलें, ना कि हमारे मन में सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं उसके ऊपर। क्योंकि सेंटिमेंट्स अक्सर भड़काने के लिए सेंटिमेंट्स ही यूज होते हैं, फैक्ट्स कभी नहीं यूज होते। फैक्ट्स तो गलत ही बताए जाते हैं। तो रैशनल अप्रोच में फैक्ट्स बहुत जरूरी है। और लास्ट में टॉलरेंस। किसी कम्युनिटी का कोई फेस्टिवल चल रहा है, कुछ चल रहा है, उनकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, वो कुछ खाते हैं, ये कुछ भी है, हर चीज के लिए कोई किसी का पहरावा कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं पसंद, टॉलरेंस, हर चीज की टॉलरेंस रखनी जरूरी है कि जो वो कर रहा है उसे करने दो, और सेम चीज तुम भी उम्मीद करो कि जो तुम कर रहे हो तुम्हें करने दी जाए। अगर टॉलरेंस बनी रहेगी सोसाइटी में तो सोसाइटी अपने आप सेकुलर हर टाइम बनी रहेगी।
ठीक है। हाँ, लास्ट है कुछ ऐसे इश्यूज जहां पे रिलीजन अक्सर सेकुलर स्टेट के रास्ते में आता ही रहता है। ठीक है, जैसे इंडिया में नहीं पर ये अमेरिका में आपने कुछ टाइम पहले केस भी सुना होगा, अबॉर्शन इलीगल कर दिया गया अमेरिका के अंदर। तो वो जो अबॉर्शन के कानून बनाए गए, वो सब कुछ इसी चीज से आता है कि मतलब उन्होंने इलीगल कर दिया, पहले लीगल था, क्योंकि वहां पे रिलीजन का बहुत बड़ा ये मुद्दा बनता है। तुम किस चीज को, जैसे गवर्नमेंट्स अक्सर इस चीज को प्रेफर करते हैं कि राइट टू चूज होना चाहिए। एक फीमेल की मर्जी है कि वो चाइल्ड बर्थ करवाना चाहती है या नहीं करना चाहती। पर रिलीजन्स का मानना है कि बर्थ और डेथ दोनों भगवान के कंट्रोल में है। अगर बर्थ अब हो रहा है तो उसे होने देना चाहिए। तो राइट टू बर्थ और रिलीजन्स कहते हैं राइट टू लाइफ है। तो कौन सी साइड को चुनोगे, ये चीज। ठीक है। स्टेम सर्च, स्टेम सेल रिसर्च। देखो स्टेम सेल क्या होता है, जब एक चाइल्ड बर्थ होता है, जो एम्बिलिकल कॉर्ड है मेनली वहां से आपके स्टेम सेल लेके रख लिए जाते हैं। स्टेम सेल्स में क्या है कि एक स्टेम सेल ना ऐसे सेल होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक रूप में अभी नहीं आए होते। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो जैसे आपका लिवर है, लिवर के अंदर जो सेल होंगे ना, वो लिवर की फंक्शनिंग के लिए ही तैयार हो चुके हैं। मतलब अब वो आगे भी जब डिवाइड होंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, वो अपने आप को लिवर सेल्स में बनाएगा। उसके अंदर के सारे सेल्स भी खराब हो रहे होंगे। स्टेम सेल क्या रोल प्ले कर सकते हैं, जो वो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है बच्चे के, उससे अगर वहां से बचपन में ही आपने स्टेम सेल निकलवा के कहीं स्टोर करवा दिए, हर साल पैसे पे कर रहे हो, ठीक है, बाद में भी बॉडी में स्टेम सेल मिल जाते हैं, पर सबसे प्योर वहां से डिराइव कर लिए जाए तो वो सबसे बेस्ट होते हैं। वो ऐसे सेल हैं जो अनडिवाइडेड है, अनकैटेगराइज्ड है। इसका क्या मतलब है कि वो सेल्स को अभी नहीं कोई आइडेंटिटी मिली कि ये किडनी के सेल होंगे, एक लिवर के सेल होंगे, ब्रेन के सेल होंगे, किसके सेल होंगे। हम क्या कर सकते हैं, उसे लैब्स के अंदर जाके उसे फंक्शन असाइन कर सकते हैं। तो अगर किसी पर्सन का लिवर खराब हो रहा है, मेरे पास उसके स्टेम सेल है, मैं उसके लिए नया लिवर तैयार कर सकता हूँ और पूरा का पूरा नया लिवर लगा सकता हूँ। आप उसके इस हद तक रिसर्च पहुंच गई है। गवर्नमेंट्स ऑब्वियसली इस चीज की तरफ चाहती हैं क्योंकि इससे राइट टू हेल्थ मिलता है और ज्यादा बेटर लिविंग है। पर रिलीजन्स कहते हैं कि विल ऑफ गॉड के खिलाफ है, क्योंकि आप एक नेचुरल साइकिल से छेड़खानी कर रहे हो। सेम सेक्स मैरिजेस, हम कहते हैं कि अगर मतलब कानून अब ये कहता है कि अगर कोई दो लोग शादी करवाना चाहते हैं, रिस्पेक्टिव उनका जेंडर क्या है, उन्हें शादी करवा लेनी चाहिए। रिलीजन्स कहते हैं ये साइकोलॉजिकल दिमागी बीमारी है और ये नेचर के खिलाफ है, नेचर में ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन, स्कूल्स के अंदर सेक्स एजुकेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट्स का कहना है ऑब्वियसली अवेयरनेस जरूरी है, फैमिली प्लानिंग जरूरी है, आपकी डिजीजेस कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, तो ऑब्वियसली इसकी एजुकेशन देनी जरूरी है। रिलीजन्स के मिक्स से व्यूज हैं और रिलीजन ज्यादातर इंटरेस्टेड नहीं है कि ऐसी बातें स्कूल्स में होनी चाहिए। राइट टू वुमेन, वुमेन को क्या रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, और ट्रेडिशनली वुमेन्स के लिए बाउंड्री सेट करने वाले रहे ही रिलीजन है, सरकार नहीं रही उतनी। ठीक है, तो ये था आपका ये सारा का सारा लेक्चर।